Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Of course, Learn Social Science. तो बच्चों होप्स हो क्या आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 पढ़ लिया होगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लीजिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए आज का हमारे पास टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से हम इसको समझना शुरू करते हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, यानी जो कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, वो ब्रिटिश से आज़ादी के लिए जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी वो लोग एक्टिव हो गए थे, जिसके लिए वो सदियों से लड़ते आ रहे थे। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। ब्रिटिश रूल के अंदर उनको एक ऐसे रूल को फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाता था जिसको बनाने में उनका काफी छोटा सा रोल था, या कह लें कि बस नाम बराबर रोल था ही नहीं। जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि किसी भी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक ऐसे रूल्स को लेकर आता है, एक ऐसे सेट ऑफ रूल को लेकर आता है जैसे रूल्स के साथ वहाँ के जो सिटीजन्स जो है एस्पायर टू लिव यानी जीने की ख्वाहिश करते हैं। तो जब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होगा ही नहीं तो लोग कैसे उस रूल के साथ जिएंगे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियन फ्री इंडिया शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल यानी सत्तावादी के लॉन्ग एक्सपीरियंस से अंडर द कॉलोनियल स्टेट यानी ब्रिटिश रूल में सत्तावादी के लॉन्ग एक्सपीरियंस से, सत्तावादी बोलते हैं बच्चों ऐसी गवर्नमेंट को जहां सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई होती है, यानी सिर्फ उनको गवर्नमेंट में आने से मतलब है, उनको लोगों के हित से देश की भलाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको चेयर चाहिए, वो इसलिए जो है गवर्नमेंट में आते हैं। ओके बच्चों, सत्तावादी बोलते हैं वैसी भी गवर्नमेंट को जो जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है, कोई और नहीं बन सकता। तो इसके लॉन्ग एक्सपीरियंस से जो इंडियंस थे उनको ये रियलाइज हुआ, उन्होंने ये कन्विंस किया कि जो हमारा फ्री इंडिया होगा उसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और हर एक को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना अलाउड होगा। ओके बच्चों, दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन बट अ ग्रुप ऑफ अराउंड 360 पीपल हु बिकेम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946 एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। और बच्चों जो ये काम था, अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतनी परेशानियों में, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो है ये किसी भी एक पर्सन का काम नहीं था और ना ही ये किसी एक पर्सन के बस की बात थी। तो इसको बना रहे थे 360 पीपल्स का ग्रुप जो है इसको मिलकर बना रहा था, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जाना जाता है। जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? 1946 में। और ये लोग जो है मतलब वक्त समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहे टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक आदमी के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि ये ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा लिखा गया है। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखना एक बहुत बड़ा टास्क था। द कंट्री मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियंस एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर्स। क्योंकि जो कंट्री थी हमारी वो डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल से बनी हुई थी, अलग अलग समुदाय के लोग हमारे यहाँ रहते थे जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलीव करते हैं और जिनके अलग अलग कल्चर थे। Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. और साथ ही जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम हमारा इंडिया जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या से
जूझ रहा था। द पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर्स। क्योंकि उस टाइम जो पार्टिसिपेशन जो हुआ था, पार्टीशन जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, वो फॉरेन ही हुआ था। बिकॉज जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली उसी के साथ ही इंडिया और पाकिस्तान जो है दो अलग अलग देश बन गए थे। इंडिया दो देशों में डिवाइड हो गया था। तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा था। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे, उनके लिए ऐसे में जो है सबको इक्वली ट्रीट करना और जो है ऐसे में अपनी यूनिटी को बनाए रखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ये भी उनके लिए काफ़ी ह्यूज टास्क था। और जो काफ़ी सारे स्टेट्स थे उनका फ्यूचर जो है बिल्कुल अनडिसाइडेड था। उनको यही नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपियर डिसमेल। और साथ ही जो हमारी देश की जो सामाजिक और आर्थिक कंडीशन थी लोगों की, वो काफ़ी जो है उभर कर सामने आ रही थी, काफ़ी ख़राब थी। तो चलिए, इतना मतलब उनके सामने इतनी सारी परेशानियां थी, ऐसे में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना जिस पर पूरे देश के लोग जो है बिलीव कर सके, उस पर एग्री कर सके, काफ़ी मुश्किल काम था। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट्स the respect for maintaining diversity while preserving national unity, and it also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms, as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. तो बिलाखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और जो फाइनल डॉक्यूमेंट था वो कुछ ऐसा था जो डाइवर्सिटी में यूनिटी को जो है रिफ्लेक्ट करता था। और ये हमें गरीबी से उबरने पर और सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी जो है वो हेल्प करता था, हमारी उसको रिफ्लेक्ट करता था। और साथ ही ये रिफ्लेक्ट करता था, मतलब अपनी चिंता जताता था कि लोग जो है एक अहम रोल अदा करें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में। ओके बच्चों, मतलब इस टाइप का हमारा पूरा एक फाइनल जो डॉक्यूमेंट था उसमें सभी को इक्वली जो है हक दिया गया था। और जो है गरीबी से, यानी कि ऑथोरिटेरियन तो बिल्कुल ही नहीं था, यानी सत्तावादी बिल्कुल नहीं था, बल्कि जो भी लीडर बनेगा वो ऐसा होगा जो हमारे सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। और जो लोग होंगे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए काफ़ी अहम रोल अदा करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। लिस्टेड बिलो आर की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Try to understand the ways in which they try to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. तो अभी तक हमने ये सारी तमहीदें बांधी, यानी हमने उन तमाम चीज़ों को पढ़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के वक्त जो परेशानियां हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने थी, उन सारी बातों को पढ़ा। तो चलिए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को की फीचर्स को पढ़ेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने कैसे जो है बैलेंस किया इन सारी चीज़ों को, और उन्होंने कैसे अपनी कमिटमेंट, जो उन्होंने कमिटमेंट दी थी कि वो इंडिपेंडेंट इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाएंगे, इसको कैसे बैलेंस किया। क्योंकि बच्चों जब हमारी जो इंडिया था, जब वो आज़ाद हुआ था, जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का सुझाव रखा था, तो उस टाइम उनकी काफ़ी मजाक बनी थी। ब्रिटिशर्स ने उनकी काफ़ी मजाक बनाई थी, काफ़ी न्यूज़पेपर में अलग अलग किस्म की खबरें छप रही थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि इंडिया टूट कर जो है बिखर जाएगा और इतने जाहिल और इतने गरीब लोगों के बीच डेमोक्रेटिक को लाना, उनको वोट करवाना, ये काफ़ी मुश्किल काम होगा, ये सब कामयाब नहीं हो पाएगा। तो उनकी जो इन्होंने कमिटमेंट जो दी थी कि वो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और जो है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाएंगे, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाएंगे, तो कैसे उन्होंने बैलेंस किया, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, नीचे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की जो है फोटो लगी हुई है और साथ ही उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
जो बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो एस ओल्विनो के वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रारूप समिति थी यानी ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर। दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल्ड कास्ट गेट सम सेफगार्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर साहब अम्बेडकर की जो पार्टिसिपेशन यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उनकी मौजूदगी थी उसने इस बात में हेल्प की जो शेड्यूल्ड कास्ट थी यानी जो छोटी कास्ट थी, ओबीसी, एससी, एसटी यानी जो दलित वर्ग के जो लोग थे उनको कुछ सेफ गार्ड्स मिल सके कॉन्स्टिट्यूशन में। बट ही आल्सो स्टेटेड दैट ऑल्दो द लॉज माइट एग्जिस्ट, शेड्यूल्ड कास्ट स्टिल हैड रीजन टू फेयर बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस लॉज वर इन द हैंड ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर। बट उनका कहना था कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने ही लॉज बना दिया जाए लेकिन फिर भी शेड्यूल्ड कास्ट यानी जो छोटी जाति थी उनके लिए चिंता का जो है विषय था। वो इसलिए क्योंकि जो इन सारे लॉज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है कास्ट हिंदू ऑफिसर्स के हाथ में है। तो इसलिए उन्होंने अर्ज किया शेड्यूल्ड कास्ट से टू ज्वाइन द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिविल सर्विसेज। तो इसलिए उन्होंने छोटी कास्ट से अर्ज किया कि वो लोग भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करें। तो चलिए बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ से इंडियन की फीचर से स्टार्ट हुई। तो नंबर 1 की फीचर है हमारे पास फेडरलिज्म यानी संघवाद। This refer to the existence of more than one level of government in the country. ये रिफर करता है कि एक कंट्री में एक से ज्यादा गवर्नमेंट, एक से ज्यादा लेवल पर, एक से ज्यादा स्तर पर गवर्नमेंट का होना। यानी संघवाद में एक स्तर पर गवर्नमेंट नहीं होती, एकात्मक गवर्नमेंट, एकात्मक शासन प्रणाली नहीं होती, बल्कि हमारे यहाँ संघीय जो है शासन प्रणाली होती है। यानी इसमें एक से ज्यादा लेवल पर गवर्नमेंट होती है। तो फेडरलिज्म में कितने लेवल पर गवर्नमेंट होती है? 2 लेवल पर होती है, एक स्टेट लेवल पर, दूसरे सेंट्रल लेवल पर। और अभी थर्ड लेवल जोड़ा गया है, जो थर्ड जो लेवल है वो है पंचायती राज। ओके बच्चों, तो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के बीच फेडरलिज्म में जो है हम इनमें जो हुकूमत का जो बैलेंस है, जो शासन का बैलेंस है, इसको पढ़ेंगे। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be divided that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone। जो हमारे वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इंडिया यानी कि इंडिया में जो डिफरेंट समुदाय के लोग हैं, तो उसकी वजह से ज़रूरी है हमारे जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो डिवाइडेड होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही पर्सन जो कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली में रहता है, यानी न्यू दिल्ली जो कि हमारी राजधानी में है, वहाँ एक कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो और वो सबके लिए लॉज बनाए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हैं। तो इसलिए चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, हमारी जो गवर्नमेंट पावर है वो डिवाइडेड होनी चाहिए। Instead, it was important to have another level of government in the state so that decision could made for the particular area। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास दूसरी लेवल पर भी गवर्नमेंट होने चाहिए, स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट होना चाहिए, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो है डिसीजंस ले, उसके लिए लॉज बनाए। The Constitution contains lists that detail the issues that each type of government can make laws on, and Constitution also specifies where each type of government can get money for the work that it। तो जो हमारा Constitution है वो काफी डिटेल में इस बात को लिस्ट करता है कि कौन से इश्यूज पर कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकती है, कौन से स्तर की गवर्नमेंट जो है कौन से इश्यूज पर जो है लॉज बनाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी स्पेसिफाइज करता है कि जो अलग अलग स्तर के जो गवर्नमेंट जो काम करेंगी वो पैसे उस काम के लिए कहाँ से लेंगी। अंडर द फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट एजेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। जो फेडरलिज्म होता है यानी संघवाद में जो होता है, स्टेट्स जो होती है, स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसा नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट की एजेंट होती है, बल्कि उनके अपने अलग हक होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रदान करता है।
All persons in India are governed by laws and policies made by each of these level of government. इंडिया में रहने वाले सभी लोग जो है वो शासित किए जाते हैं या फिर वो उन पर गवर्न किया जाता है लॉज के जरिए से, पॉलिसीज के जरिए से, जो कि जो है कि डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट्स जो है बनाई जाती है। यानी कि हर बंदा जो है लॉज और पॉलिसीज को लेकर चलता है, लॉज और पॉलिसीज के साथ जीता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी किसी भी वजह से गिरफ्तार कर लिया, कोई लॉ ही नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि हर बंदा जो है जो गवर्नमेंट वहां की बनाती है लॉज और पॉलिसीज, उससे शासित किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अभी होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब ये होता है फेडरलिज्म का। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि इसमें 2 लेवल पर सरकार होती है। फेडरल गवर्नमेंट में एक सरकार नहीं होती, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कि सारा फैसला जो है पूरी इंडिया का फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारा इंडिया इतना डिफरेंट मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज के पीपल रहते हैं हमारे इंडिया में, और काफी बड़ा है हमारा इंडिया एरिया में, तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। तो हमारे इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट को अपनाया गया, यानी संघवाद को अपनाया गया, जिसमें 2 लेवल पर गवर्नमेंट पाई जाती है, एक स्टेट लेवल पर और दूसरा सेंट्रल लेवल पर। और दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दोनों की जो पावर्स है उनको भी डिटेल में जो है अलग अलग बता दिया है कि कौन सी जो है इश्यूज पर कौन सी गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकती है और कौन सी गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। और जो गवर्नमेंट काम करती है, कोई भी जो है सोशल रिफॉर्म का काम करती है, वो गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लेगी उस काम के लिए। और जो स्टेट्स गवर्नमेंट होती हैं उनकी अपनी अथॉरिटी होती है, वो अपने जो है पर्टिकुलर एरिया के लिए डिसीजंस ले सकती है, उसके लिए लॉज बना सकती है, उसके लिए जो है उसमें जो है फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी उसमें घुस नहीं सकती, यानी उसको बनाने से रोक नहीं सकती। ओके बच्चों, तो चलिए नंबर 2 पढ़ते हैं हम की फीचर्स में। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जब हमारे इंडिया में जब गवर्नमेंट बनाने की बात हुई तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। तो चलिए इसको समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। जो इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो इस बात की गारंटी देता है कि पूरे सभी सिटीजन्स को जो है वैध मताधिकार का हक प्राप्त होगा, यानी सबको वोटिंग राइट होगा। इस बात की गारंटी देता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो पीपल ऑफ इंडिया है उनका एक डायरेक्ट रोल वो अदा करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीडर्स को चुनने में। Every citizen of the country, irrespective of his and her social background, can contest in election. प्रत्येक नागरिक, हमारी कंट्री का हर नागरिक जो है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हो, वो चाहे छोटी जात से हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, इस बात का भेदभाव किए बिना हर बंदा जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। These representative are accountable to the people. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे लीडर्स जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं लोगों के प्रति। यानी वो कोई भी काम करेंगे, कोई भी डिसीजन करेंगे, उनको उसके लिए जो है रीजन देना पड़ेगा लोगों को। तो होप सो कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। और हम इन सभी चीजों को, ये हमारी बेसिक्स हैं, इनको अभी आप समझ लीजिए। इन सभी को हम आगे क्लासेस में क्लास 12 तक जो है काफी जो है इन्हीं चीजों को और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो हमारे लिए जरूरी है कि किसी भी चीज को जब हम डिटेल में समझेंगे उससे पहले हमें उसके बेसिक को जानना जरूरी है। अगर हमें बेसिक नहीं मालूम होगा तो हमें आखिर तक कंफ्यूजन रहेगी। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। की फीचर्स जो है आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और भी की फीचर्स हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो क्योंकि उनको काफी डिटेल में समझना है, उनको काफी उनके बारे में हमें काफी अच्छे से समझना है, क्योंकि हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हमारे फ्यूचर के लिए और अभी हमारी क्लास 8 के सिलेबस के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन सारी चीजों को बेसिक से जानें। और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सारी चीजें जानना हमारा फर्ज बनता है। तो चलिए बच्चों, लर्न साइंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए